हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञान गुरु इंडिया। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था प्रोटीन्स के इम्पोर्टेंस, उसके फंक्शंस, उसकी प्रॉपर्टीज, प्रोटीन्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है। और आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। सो बेसिकली द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स आर अमाइनो एसिड। हमने जब अमाइनो एसिड पढ़ा था उसमें बताया था कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं वो सब अमाइनो एसिड्स के द्वारा मिलकर बनी हुई होती है। और अमाइनो एसिड की संख्या होती है 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहलाते हैं, जो कि सारी टाइप्स की जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं वो सब 20 अमाइनो एसिड्स के द्वारा बनी होती हैं। इसलिए इन 20 अमाइनो एसिड्स को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड बोलते हैं। और इसके अलावा जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं वो सभी नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहलाते हैं। नेक्स्ट है दीज आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन ए सेंट्रल कार्बन एटम इन अमाइनो ग्रुप, ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड द डिस्टिनेक्ट साइड चेन्स। ठीक है ना। जो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। उनके सेंटर में क्या होता है, कार्बन एटम होता है। एक तरफ अमाइनो ग्रुप होता है, दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और एक साइड चेन होती है जिसको हम आर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जब हमने जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड पढ़ा था तब इसके बारे में जिक्र किया था। नेक्स्ट है दीज अमाइनो एसिड्स आर द bounded together by the peptide bonds forming long chain chain, protein chain. In this case there are two ends are started point is called amino terminus and terminus बोलते हैं, and the ending point is called कार्बोक्सिलिक टर्मिनस, जिसको हम सी टर्मिनस बोलते हैं। अगर हम अमाइनो एसिड की बात करते हैं तो अमाइनो एसिड जो है वो एक सीक्वेंस में जुड़े होते हैं, और जिस बॉन्ड के द्वारा अमाइनो एसिड जुड़े होते हैं उस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड चेन। ठीक है ना। अमाइनो एसिड जो है एक लॉन्ग चेन बनाते हैं जिसको हम पेप्टाइड चेन बोलते हैं या प्रोटीन चेन भी बोलते हैं। अगर इस हम चेन की बात करें तो इसमें दो पॉइंट होते हैं। एक तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो स्टार्ट होता है अमाइनो एसिड अमाइनो ग्रुप से, तो जिसको अमाइनो टर्मिनस या एन टर्मिनस बोलते हैं। और जो दूसरा लास्ट पॉइंट जो होता है किसी भी पेप्टाइड चेन का, उसको बोला जाता है कार्बोक्सिल टर्मिनस या सी टर्मिनस बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन्स आर बिल्ड फ्रॉम ओनली 20 अमाइनो एसिड ईच विद अ डिस्टिंक्ट साइड चेन। ठीक है ना। जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो सभी किसके द्वारा बने होते हैं, 20 अमाइनो एसिड्स के द्वारा बने होते हैं। ठीक है ना, जिनको हमने क्या बोला था स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड बोला था। आगे बात करते हैं ईच अमाइनो एसिड साइड चेन आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जितने भी अमाइनो एसिड होती हैं उसमें जो आर ग्रुप जो होता है, जो कि साइड चेन जो होती है वो सबकी कैसी होती है, वो डिफरेंट होती है, जिसके बिहाफ पर जो है अमाइनो एसिड डिफरेंशिएट होता है एक दूसरे से। नेक्स्ट है द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ द साइड चेन प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन द शेपिंग द प्रोटीन्स स्ट्रक्चर्स। जो अमाइनो एसिड की साइड चेन होती है उस साइड चेन के आधार पर ही प्रोटीन्स की जो शेप जो होती है, ठीक है ना, जब प्रोटीन फोल्डिंग्स होती है तो उसकी किस तरीके से शेप होगी वो अमाइनो एसिड के उस साइड ग्रुप या आर ग्रुप पर जो है डिपेंड करता है। साइड चेन या आर ग्रुप पर डिपेंड करता है। सम साइड चेन आर एसिडिक और बेसिक, contributing to the protein's preference for acidic and basic environment। कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो एसिडिक प्रॉपर्टीज कंटेन करते हैं, कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो बेसिक प्रॉपर्टीज कंटेन करते हैं। उसी के बिहाफ पर जो है प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स का नेचर कैसा होता है, एसिडिक या बेसिक होता है। अगर ऐसे अमाइनो एसिड की संख्या ज्यादा है जो एसिडिक है तो प्रोटीन का किस तरीके का बिहेव होगा, एज एसिडिक होगा। और अगर उन अमाइनो एसिड की संख्या ज्यादा है जो तुम्हारे बेसिक प्रॉपर्टीज वाले होते हैं तो प्रोटीन का ओवरऑल जो एनवायरनमेंट होगा वो कैसा होगा, वो भी बेसिक होगा। नेक्स्ट क्या है, अदर द पोलर मेकिंग द प्रोटीन सॉल्युबल इन वाटर while non-polar side chain making the proteins soluble in lipids। ठीक है ना। हमने दो टाइप के अमाइनो एसिड का भी जिक्र किया था, एक तो तुम्हारे पोलर अमाइनो एसिड और दूसरे नॉन पोलर अमाइनो एसिड। अगर पोलर अमाइनो एसिड की संख्या ज्यादा है प्रोटीन्स में तो प्रोटीन्स कैसे होगी, वाटर सॉल्युबल होगी। और अगर नॉन पोलर अमाइनो एसिड की संख्या ज्यादा है प्रोटीन्स में तो प्रोटीन्स कैसे होगी, वो लिपिड सॉल्युबल होगी।
ठीक है ना। ये डिपेंड करेगा किस पर, अमाइनो एसिड की संख्या पर, किस टाइप के अमाइनो एसिड की संख्या प्रोटीन्स के अंदर ज्यादा है। अब बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है ना। तो अगर हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हमें 4 लेवल पढ़ने होते हैं। ठीक है ना। मतलब प्रोटीन्स की जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसको 4 लेवल में डिवाइड कर दिया गया है, जिसको बोला गया है लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। बात करते हैं बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ देयर स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 स्ट्रक्चरल लेवल्स: प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्सरी लेवल और क्वाटरनरी लेवल। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स होती है उनमें सिर्फ 3 ही स्ट्रक्चर होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। लेकिन कुछ प्रोटीन्स होती हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, उन प्रोटीन्स के अंदर जो है फाइनल स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती है। तो एक एक करके इन सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है और किस तरीके से ये ऑर्गेनाइज करती हैं प्रोटीन की स्ट्रक्चर को। नंबर फर्स्ट आ जाता है प्रोटीन स्ट्रक्चर का प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है ना। प्राइमरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो इसको, ये फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें अमाइनो एसिड जो है वो एक सीक्वेंस में जुड़ते चले जाते हैं और अमाइनो एसिड की चेन बना देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड चेन बोलते हैं। देखते हैं इसके बारे में। द बेसिक प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन इज रिलेटिवली सिंपल एंड कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लीनियर चेन और सेवरल अमाइनो एसिड यूनिट। अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो ये प्रोटीन की कैसी बहुत ज्यादा सिंपल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एक या एक से अधिक जो है लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड, मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड की एक चेन या एक से अधिक चेन बन जाती है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन इंडिकेट द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड विच फॉर्म द कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि किसी प्रोटीन्स में कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट हैं, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में डिफाइन हो जाता है। और उस प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड का क्या सीक्वेंस है, मतलब कौन सा अमाइनो एसिड किस पोजीशन पर प्रेजेंट है, ये सारा का सारा किस में डिसाइड हो जाता है, ये डिसाइड हो जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में। ठीक है ना। नेक्स्ट है द प्रोटीन, द प्राइमरी बॉन्ड between the amino acid in proteins is the peptide bond which linked the alpha carboxylic group to the one amino acid residue to the alpha amino group of the adjacent amino acid. The proteins may consist either of one or more polypeptide chain. जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स जो होता है उसमें जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट लेवल पे जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उन बॉन्ड्स को बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। और ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे होते हैं, मतलब अगर हम बात करते हैं दो अमाइनो एसिड की, एक अमाइनो एसिड ये है और दूसरा अमाइनो एसिड ये है, इन दोनों अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है ना। पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाएगा। और ये पेप्टाइड बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होता है, जो पहला अमाइनो एसिड जो है, पहला अमाइनो एसिड का कौन सा ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो दूसरे अमाइनो एसिड के किसके, अमाइनो ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा अमाइनो ग्रुप। मतलब पहले अमाइनो एसिड का जो हमारा जो ये फर्स्ट अमाइनो एसिड जो है इसका कौन सा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेकंड अमाइनो एसिड के किस ग्रुप के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, अमाइनो ग्रुप के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है ना। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं। आगे चलते हैं। द पार्शियल डबल बॉन्ड्स इज क्रिएटेड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन ऑफ द अमाइड बॉन्ड विच एड इन द स्टेलाइजेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है ना। ये बोल रहा है कि जो अमाइनो एसिड की जो कार्बन और जो नाइट्रोजन जो है, ठीक है ना, मतलब कार्बोक्सिलिक का कार्बन और किसका, सेकंड अमाइनो एसिड का जो नाइट्रोजन ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप का नाइट्रोजन बॉन्ड, उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा होता है, वो पार्शियली डबल बॉन्ड्स की तरह रिएक्ट करता है। ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हो ये एक फर्स्ट अमाइनो एसिड है, ठीक है, और ये एक सेकंड अमाइनो एसिड है, ये एक सेकंड अमाइनो एसिड है, ये वाला। ठीक है ना। तो फर्स्ट अमाइनो एसिड का ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, CO ये रहा, और सेकंड अमाइनो एसिड का ये NH ग्रुप है। इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड बना है ये कौन सा है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है ना। जो फर्स्ट अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो बताया था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में और सेकंड अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। A resonance effect is created on the nitrogen involved in the bond donate its long chain to carboxylic groups। इसका मतलब ये है कि एक प्रोसेस होती है रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है ना। तो जो
नाइट्रोजन इन्वॉल्व हो रहा बॉन्ड फॉर्मेशन में किसके साथ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन के साथ, तो वो क्या करते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। मतलब मैं जो वही बताया था कि पार्शियली डबल बॉन्ड होता है, जबकि वो दिखता कैसा है, वो सिंगल बॉन्ड की तरह होता है, ठीक है ना। ये रेजोनेंस मैकेनिज्म हाईली स्टेबलाइजिंग द इलेक्ट्रॉन कैन बी delocalized over multiple atoms, generating a resonance structure which is stable than the native structures, ठीक है ना। मतलब एक रेजोनेंस मैकेनिज्म के द्वारा क्या करते हैं, उस जो बॉन्ड जो फॉर्मेशन हुआ है उसको स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स के जो पेयरिंग होती है वो थोड़ा सा कैसे हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है ना। और वो क्या करती है, अपने नेटिव स्ट्रक्चर्स को जो है और ज्यादा स्टेबल बनाने का काम करता है। Next point is the resonance structures thus created stabilizing the bond but also limit the rotations of the amide bond due to the partial double bonds, ठीक है ना। जो अमाइड बॉन्ड जो है, मतलब दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जो NH जो ग्रुप बचा हुआ है, NH जो है, उसको क्या करता है, उसके थोड़े से बॉन्ड एंगल को जो है रोटेट करता है। रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, वो बॉन्ड जो है वो थोड़ा सा रोटेट हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट दे रहा है द पेप्टाइड बॉन्ड क्रिएट ए पोलर configuration that undergoes minimal movement around the C and N bonds, but the other single bonds on either side of C and bond exhibit the higher degree of the rotation motion, ठीक है ना। वही कह रहा है कि जो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड जो होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा रोटेट हो जाता है, उसका जो एंगल जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बनता है, मतलब फर्स्ट अमाइनो एसिड के कार्बन के और सेकंड अमाइनो एसिड के जो नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा होता है, वो थोड़ा सा रेजोनेंस की वजह से थोड़ा सा रोटेट हो जाता है एक तरीके से। अब बात करते हैं सेकंड स्ट्रक्चर के बारे में। तो सेकंड स्ट्रक्चर जो है वो सेकंड लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है, मतलब जब प्रोटीन्स में जब अमाइनो एसिड एक सीक्वेंस में अटैच्ड हो जाते हैं तो उसके बाद जो है क्या होता है, उनमें सेकंड स्ट्रक्चर आने स्टार्ट हो जाती है। और सेकंड स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं हमने दो चीजों का थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया है, यही दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक तो अल्फा हेलिक्स और दूसरा प्लेटेड बीटा प्लेटेड शीट्स। देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में। द लीनियर अनफोल्ड प्राइमरी structures of the polypeptide chain often assume a helix shape to produce the secondary structures। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो लीनियर चेन होती है, अनफोल्ड जो चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो क्या होती है, सेकंड स्ट्रक्चर में हेलिकल शेप में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। कि किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, हेलिकल शेप में, जो मतलब हेलिक्स जो बनते हैं। अगर आप देखोगे किसी को हेलिकल शेप, दैट मीन्स अगर इसको हम दूसरी भाषा में बोले तो इस तरीके से स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बनना स्टार्ट हो जाता है, जिनको हमने क्या नाम दिया गया है, अल्फा हेलिक्स नाम दिया गया है, ठीक है ना। ये कब होता है, ये सेकंड स्ट्रक्चर प्रोटीन्स में होता है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, द सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रेफर टू द steric and spherical relationship of amino acid that can near to each other of the amino acid sequence। जो सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होती है उसमें क्या करते हैं, अमाइनो एसिड जो है स्टेरिक और स्फेरिकल रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जिससे उसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है, हेलिकल स्ट्रक्चर्स बननी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट कह रहा है द फोल्डिंग ऑफ द चेन is mainly due to the presence of hydrogen bonds which can either be intramolecular or the intermolecular, ठीक है ना। ये जो अल्फा हेलिक्स की जो स्ट्रक्चर फॉर्म जो होती है वो किसके बिहाफ पर होती है, या जो फोल्डिंग जो होती है वो किसके बिहाफ पर होती है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की प्रेजेंस के बेस पर होती है। और ये बॉन्ड्स कैसे हो सकते हैं, ये इंट्रामोलिकुलर भी हो सकते हैं और इंटरमोलिकुलर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। मतलब एक ही चेन के बीच में प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एक से अधिक चेन के बीच में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। आगे कह रहा था फोल्डिंग एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द नेबरिंग अमाइनो एसिड रिजल्ट इन द फॉर्मेशंस ऑफ राइट एंड रिज्ड एंड द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द अल्फा हेलिक्स। ये जो फोल्डिंग्स जो होती है प्रोटीन्स के अंदर, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो बनते हैं अपने नेटिव अमाइनो एसिड के साथ, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इसकी जो स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी हो जाती है, ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स बननी स्टार्ट हो जाती है, जिसको क्या नाम दिया गया है, जिसको नाम दिया गया है अल्फा हेलिक्स, ठीक है ना। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज इन प्रोटीन्स आर टू टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है ना। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वो किस तरीके के हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उसके आधार पर दो तरीके की स्ट्रक्चर बनती है, जिसको बोला जाता है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट।
अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें हम बात करते हैं अल्फा हेलिक्स के और बीटा प्लेटेड शीट के बारे में। तो नंबर फर्स्ट जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का नंबर फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं हम अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड व्हेन द CO group of each amino acid is hydrogen bonded to the NH group of the amino acid that is present the 4 residue heads in their linear sequence। जो अल्फा हेलिक्स की जो स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होती है वो जब CO बॉन्ड किसके साथ बनाता है, CO जो बॉन्ड बनाता है वो NH के साथ बनाता है, ठीक है ना। NH के साथ जब बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो वो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनती है। लेकिन ये एक कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता, मतलब फर्स्ट CO जो है वो किस NH के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, वो 4th नंबर के NH के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है NH ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड दैट इज प्रेजेंट 4th रेजिड्यू अहेड इन द लीनियर सीक्वेंस। मतलब उसी सीक्वेंस में जो 4th नंबर का जो NH होगा वो CO जो है उसी के साथ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। मतलब ये पहला CO जो है ये किसके साथ, ये NH जिसके साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है ये कौन से नंबर का होगा, ये 4th नंबर का होगा, ठीक है ना। द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द NH एंड CO ग्रुप ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब एक ही पेप्टाइड के अंदर ये कोई पेप्टाइड है जिसमें अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, इसका जो फर्स्ट नंबर का जो C जो है, फर्स्ट नंबर का जो कार्बन जो है, मतलब पहले अमीनो एसिड का जो कार्बन ऑक्सिलरी ग्रुप है वो 4th नंबर के जो 4th नंबर का जो कौन सा होगा, NH ग्रुप जो होगा, ठीक है ना, अमाइनो का NH ग्रुप जो होगा उसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा पेप्टाइड बॉन्ड, जिससे क्या होगा उसकी स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ी सी फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि प्रोटीन्स के अंदर फोल्डिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो है कैसा किस टाइप का बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है, ठीक है ना। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है जिसकी वजह से जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बनती है। नंबर सेकंड आ जाता है क्या, बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है ना। बीटा प्लेटेड शीट, द बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द पैरेलल अलाइनमेंट ऑफ द नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन with hydrogen bonding depending on C double bond O and NH group of the adjacent chains। जो बीटा प्लेटेड शीट जो बनती है वो किस तरीके से बनती है, वो बनती है पैरेलल अलाइनमेंट्स के द्वारा। मतलब ये एक देखो, ये एक पेप्टाइड चेन है, आप ध्यान से देखोगे स्ट्रक्चर के अंदर ये एक पेप्टाइड चेन है और ये एक पेप्टाइड चेन है, ठीक है ना, ये दूसरी पेप्टाइड चेन है। तो इसमें क्या हो रहा है कि पहली पेप्टाइड चेन का जो CO ग्रुप जो है, फर्स्ट पेप्टाइड का CO ग्रुप जो है वो सेकंड पेप्टाइड के कौन से बॉन्ड किसके साथ, NH के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। जबकि अल्फा हेलिक्स में वो एक ही चेन के फर्स्ट CO ग्रुप जो है वो 4th नंबर के NH ग्रुप के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा था। जबकि जो बीटा प्लेटेड शीट जो है उसमें क्या होता है कि फर्स्ट CO ग्रुप जो है, फर्स्ट पेप्टाइड चेन का CO ग्रुप जो है वो सेकंड पेप्टाइड ग्रुप के NH ग्रुप के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। और वो कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है पैरेलल अलाइनमेंट के साथ। सेकंड कह रहा है द R ग्रुप ऑफ द कंस्टिट्यूएंट अमीनो एसिड्स इज वन पॉलीपेप्टाइड चेन अल्टरनेटिवली प्रोजेक्ट अबव और बिलो द पैनल ऑफ द सीट्स। मतलब जो पहला जो CO जो है वो पहली पेप्टाइड का जो CO जो है वो दूसरी पेप्टाइड के NH के साथ किस तरीके से एडजस्टमेंट होगा, या तो उससे अबव होगा या उससे बिलो होगा। मतलब जो पैनल जो बनता है उसमें कैसा होगा, आप देख सकते हो ये थोड़ा सा ऊपर है, CO ग्रुप जो है ऊपर है और NH ग्रुप थोड़ा सा नीचे है। तो इस तरीके से जो थोड़ा सा एक तिरछा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, जिससे क्या होता है एक स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, जिसको बोल देते हैं बीटा प्लेटेड शीट। आगे देखते हैं द फॉर्मेशन ऑफ बीटा प्लेटेड शीट डिपेंड ऑन द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑल्दो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड आल्सो प्रेजेंट, ठीक है ना। जो तुम्हारा बीटा प्लेटेड शीट जो होती है उसमें मेन जो बॉन्ड बनते हैं वो कौन से बनते हैं, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। कौन से, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये मेन होते हैं। इसके अलावा जो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि अल्फा हेलिक्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो जो बीटा प्लेटेड शीट होती है उसमें दोनों टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिससे फर्स्ट पेप्टाइड का CO जो है वो सेकंड पेप्टाइड के NH ग्रुप के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। लेकिन दोनों का जो अलाइनमेंट होता है वो कैसा होता है, या तो अबव होगा या बिलो होगा, जिससे क्या है वो स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है ना। जिगजैग टाइप की जो स्ट्रक्चर बन जाती है वो हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। अब बात करते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में।
तो द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स मॉलिक्यूल इज ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रोटीन फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन द सर्टेन स्पेसिफिक पैटर्न्स। जो टर्सरी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें प्रोटीन्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम बोल देते हैं 3D। क्या बोल देते हैं बेटा? 3D। ना आपने नाम सुना होगा 3D। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो होता है 3 डायमेंशनल, ठीक है ना। और ये कब होता है? जब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो फोल्डिंग हो जाती है उसके बाद ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है स्टार्ट हो जाती है, जिसको हमने 3D बोल देते हैं। इसी यहाँ पर इसका नाम जो होता है टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। द टर्सरी स्ट्रक्चर इज जनरली स्टेबलाइज द आउटसाइड पोलर हाइड्रोफिलिक hydrogen and the ionic bond interactions, the internal hydrophobic interaction between non-polar amino acid side chains। जो टर्सरी स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब 2 टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं जो टर्सरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं। एक तो होते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और दूसरा होते हैं हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन। ये किसकी वजह से होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं जो अमाइनो एसिड, नॉन पोलर अमाइनो एसिड जो होते हैं उनकी साइड चेन की वजह से इस तरह के स्ट्रक्चर जो है देखने को, इस तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को जो है मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बेस्ड अपॉन देयर टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स आर ऑफन डिवाइडेड इनटू ग्लोबुलर एंड फाइब्रस टाइप्स। मतलब प्रोटीन्स के हमने टाइप्स पढ़े थे, ग्लोबुलर प्रोटीन्स और फाइब्रस प्रोटीन्स। मतलब ग्लोबुलर प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होती हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं, जबकि फाइब्रस प्रोटीन्स जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होती हैं। तो बेस्ड ऑन द टर्सरी स्ट्रक्चर, जो टर्सरी स्ट्रक्चर होती है उसमें जो फोल्डिंग होती है उसके बिहाफ पर ही ये डिसाइड हो जाता है कि प्रोटीन्स जो है कौन सी होगी, वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होगी या फाइब्रस प्रोटीन्स होगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वार्टनरी स्ट्रक्चर की तरफ, जो कि 4th लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर है। इसमें है द टर्सरी डिपेंडिंग द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन सब यूनिट इन प्रोटीन containing 2 or more identical or different polypeptide chain or subunit in the quaternary structures। जो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर जो होती है, जो जिसमें जो है 3D फोल्डिंग जो स्टार्ट हो चुकी है, 3D अरेंजमेंट जो स्टार्ट हो चुका है, उसमें क्या होता है सब यूनिट्स, मतलब एक से अधिक सब यूनिट्स जो है आकर के मिल जाएंगे। आप देख सकते हो डायग्राम में भी हमने क्वार्टनरी स्ट्रक्चर्स में 2 सब यूनिट ली है, दोनों का कलर अलग अलग कर दिया है, ठीक है ना। और इसमें क्या हो रहा है कि जो है 2 यूनिट जो है या 2 से अधिक भी यूनिट हो सकती है, ठीक है ना, वो क्या करती हैं आपस में आकर के बॉन्ड फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है ना। ये क्या है? एक तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है ना। ये सब यूनिट्स क्या है? एक तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन है, जिसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में आकर के क्या करती हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन करती है। द सब यूनिट आर हेल्ड टुगेदर बाय द नॉन कोवलेंट फोर्स बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री सरफेस हाइड्रोफोबिक एंड द हाइड्रोफिलिक रीजन्स ऑन द पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है ना। मतलब दोनों पेप्टाइड चेन क्या करती हैं या दोनों सब यूनिट्स क्या करती हैं? नॉन कोवलेंट फोर्स के द्वारा एक दूसरे से अटैच्ड हो जाती हैं, जिसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक रीजन्स जो है वो क्या करते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं पॉलीपेप्टाइड के बीच में। नेक्स्ट कह रहा है these force allowed the polypeptide chain to undergo rapid conformational change and the affect the biological activity of the proteins। मतलब जो है ये फोर्स क्या करता है? दोनों जो चेन जो है, मतलब जितनी भी चेन्स उसमें पार्टिसिपेट करती हैं उनके अंदर जो है कन्फॉर्मेशनल चेंज कर देता है, रैपिडली कन्फॉर्मेशनल चेंज करता है, जिसके द्वारा क्या होता है? उनकी जो एक्टिविटीज जो है, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो है उसको वो अफेक्ट करता है, ठीक है ना। और ये जो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर जो है, मतलब 4th लेवल की जो स्ट्रक्चर है, ये सभी प्रोटीन्स में नहीं पाई जाती, कुछ स्पेसिफिक टाइप की कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होती है उनके अंदर ये प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं प्रोटीन्स बॉन्ड की। मतलब जो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर स्टेबलाइज्ड होती है वो किसके द्वारा होती है? वो बॉन्ड्स के द्वारा होती है, ठीक है ना। बॉन्ड ही जो है वो प्रोटीन की हर एक लेवल के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? होल्ड करके रखते हैं। इन बॉन्ड्स की प्रेजेंस की वजह से प्रोटीन जो है वो कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से स्टेबल होती है। Beside the primary peptide bonds, several other secondary bonds are responsible for the formations of the stable net structure proteins। मतलब जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है उसके अलावा जितने भी बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं सेकेंडरी, टर्सरी या क्वार्टनरी स्ट्रक्चर्स में, वो क्या करते हैं? वो सभी प्रोटीन की स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। सम ऑफ द कॉमन सेकेंडरी बॉन्ड्स प्रेजेंट विद इन प्रोटीन्स आर, जो कुछ सेकेंडरी या टर्सरी जो
स्ट्रक्चर जो होती है उसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं उसका हम डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। नंबर पहला है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, नंबर सेकंड है आयनिक बॉन्ड्स, नंबर थर्ड जो है वो है डाइसल्फाइड बॉन्ड, और नंबर फोर्थ जो है वो कौन सा है, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस। एक हमने यहाँ पर डायग्राम दे भी रखा है जिसमें मैक्सिमम बॉन्ड्स जो है वो यहाँ पर शो किए गए हैं। आप सबसे पहले देख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड जो है, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ये कौन सा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है बिटवीन साइड चेन एंड द कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन। ठीक है ना, जो कार्बो साइड चेन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द टू साइड चेन्स, मतलब ये भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कहाँ प्रेजेंट है, दो अमाइनो एसिड की साइड चेन के बीच में प्रेजेंट है। इसके बाद आप देख सकते हो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस या वंडर वाल्स इंटरेक्शन जिसको बोल देते हैं हम, वो इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है ना, दो अमाइनो एसिड के बीच में जो है इंटरेक्शन प्रेजेंट है, इसको वंडर वाल्स इंटरेक्शन भी बोला जाता है। तीसरा जो है वो है डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो वो स्पेसिफिक कैटेगरी में फॉर्मेशन होता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो सिर्फ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड के बीच में प्रेजेंट होता है, क्योंकि डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है सल्फर सल्फर के बीच में प्रेजेंट होता है। तो ऐसे अमाइनो एसिड जिनके अंदर सल्फर होता है, जो कि मेथियोनिन और सिस्टीन है, उनके बीच में ही सिर्फ डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है। और दूसरा होता है आयनिक बॉन्ड, जो कि बहुत कॉमन है, आयंस के बीच में बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में बनता है। जहाँ भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फर्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड। The hydrogen bond is formed in the proteins because the tendency of a hydrogen atom covalently bond to the electronegative atoms to the share electrons with the adjacent atoms like O and N। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, जब भी हाइड्रोजन जो है किसके कांटेक्ट में, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के कांटेक्ट में आएगा, चाहे वो F हो, चाहे वो O हो, चाहे वो N हो, इनके कांटेक्ट में जब भी आएगा वो क्या करेगा, एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, जिसको क्या बोला जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बोला जाएगा। तो जो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स जो होती है उसमें हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली अगर O के और N के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या कर लेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, जिसको हमने क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बोला जाता है। इन द पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैन बी ऑब्जर्व्ड एज फॉलो। जो प्रोटीन्स में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, पेप्टाइड चेन में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, वो फर्स्ट अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जो सी वो है वो क्या करता है, वो सेकेंड अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के NH के साथ जो है, जो H और जो O है, ये दोनों क्या करते हैं, ये एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसको बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। The dotted line between O and hydrogen atoms in peptide linkage represent the hydrogen bonds। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट एज इट स्टेबलाइज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो क्या करते हैं, प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज करते हैं, मतलब उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आयनिक बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड्स इन प्रोटीन्स आर ऑब्जर्व्ड बिटवीन the acidic and basic groups of the constituent amino acids। जो आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो हम जानते हैं कि वो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस के बीच में बनते हैं। अब किसी अमाइनो एसिड में अगर क्या है, जो है पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है, और किसी दूसरे अमाइनो एसिड में क्या है कि अगर हम जो है पॉजिटिव आयंस देखते हैं तो क्या होगा, उन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज वाले एटम्स और नेगेटिव चार्ज एटम्स के बीच में देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ऑल्सो एक्सिस्ट बिटवीन द डिफरेंटली चार्ज ग्रुप्स प्रेजेंट इन द साइड चेन ऑफ द अमाइनो एसिड्स। ठीक है ना, जो अमाइनो एसिड जो होते हैं उनमें जो साइड चेन होती है उसमें जो है क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज वाला अमाइनो एसिड किसी नेगेटिव चार्ज वाले अमाइनो एसिड के कांटेक्ट में आता है तो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के थ्रू आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। Ionized groups are the involved in the stabilizing interaction between the proteins and other molecules rather than stabilizing the protein structures। ठीक है ना, जो आयनाइजिंग ग्रुप जो होते हैं या जो आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं इंटरेक्शंस प्रोटीन्स और अदर मॉलिक्यूल्स के बीच में rather than the protein structures। Next, these ionic bonds although weak, then the hydrogen bonds are responsible for maintaining the
थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन्स। जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की कंपैरिजन में कैसे होते हैं, थोड़े से वीक होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जो 3D स्ट्रक्चर जो होती है, जो टर्सरी स्ट्रक्चर्स होती है किसमें, ग्लोबुलर प्रोटीन्स में, उसमें जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं या जो उसको स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी जो प्रोवाइड कराते हैं वो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड इज द सेकेंडरी टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन अमाइनो एसिड रेसिड्यू इन द प्रोटीन एंड द पेप्टाइड रेंज। ठीक है ना, पहले जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो आयनिक बॉन्ड होते हैं, दूसरे जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं प्रोटीन और पेप्टाइड चेन्स के। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशंस ऑफ द thiol or sulfhydryl groups of two cysteine residue to yield cysteine। ठीक है ना, मतलब जो सल्फाइड बॉन्ड जो होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होता है, वो जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उनके बीच में प्रेजेंट होता है। और वो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन सा है, अभी मैंने आपको बताया था, सिस्टीन है। Even if the disulfide bridge are very strong, then compared to the strength of non-covalent bond, they cannot be short range and can only stabilize the tertiary structure once the bonds are completely formed। जो तुम्हारे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो हैं वो कैसे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू किस तरीके से, नॉन कोवलेंट बॉन्ड के। और ये क्या करते हैं, दे शॉर्ट रेंज एंड कैन स्टेबलाइज, मतलब जो कम डिस्टेंस पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको स्टेबलाइज करते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर में, टर्सरी स्ट्रक्चर बनाने में। ठीक है ना, उसके बाद आता है हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन अकर्स बिटवीन द साइड चेन्स और एसेंशियली हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप्स। तो जो हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप होते हैं अमाइनो एसिड में, उनके अंदर जो है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है। दूसरा, हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स यूनिट अमॉन्ग themselves causing the eliminations of water to form links between various segments of chain between the different chains। जब भी हाइड्रोफोबिक ग्रुप जो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, दैट मीन जब भी हाइड्रोफोबिक जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो क्या करेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल्स को एलिमिनेट करेगा, दैट मीन H2O को क्या कर देगा, वहां से निकाल देगा, 2 H और 1 O को निकाल देगा, क्योंकि H2O मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। दूसरा आता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में ऑल्सो लीड टू अदर बॉन्ड्स लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड्स और आयनिक बॉन्ड्स बिटवीन द अदर ग्रुप्स। जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, लीड करते हैं दूसरे बॉन्ड्स को भी, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो, चाहे वो कैसा हो, आयनिक बॉन्ड्स हो। The hydrophobic bonds also add other protein interactions, for example, the formation of enzyme substrate complex and the antibody antigen interactions। जो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड जो होते हैं प्रोटीन्स के, वो अदर फंक्शन भी, अदर इंटरेक्शन भी करते हैं। जैसे कि जो प्रोटीन्स होती हैं वही एंजाइम्स बनाती है, मतलब जो स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन्स होती हैं वो एंजाइम्स बनाती है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होता है, जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है तो उसको जोड़ने में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो भी हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होता है। या फिर एंटीजन एंटीबॉडीज इंटरेक्शन जो होता है वो भी हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स की हेल्प से होता है। नेक्स्ट जरा, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन रिजल्ट इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स। जो हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन जो होता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशंस में काम करता है, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव और एटम्स के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है ना, तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो होते हैं ये अदर बॉन्ड फॉर्मेशंस में भी एक्टिव पार्टिसिपेट कराते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो, चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो, चाहे वो कौन से हो, अदर बॉन्ड्स हो। नेक्स्ट है प्रोटीन डीनेचुरेशन। ठीक है ना, अभी तक हमने पढ़ा कि प्रोटीन स्ट्रक्चर किस तरीके से स्टेबलाइज्ड होती है, किस तरीके से अलग अलग लेवल्स जो है वो क्या होते हैं, स्टेबलाइज्ड होते हैं, चाहे वो सेकेंडरी लेवल हो, चाहे वो टर्सरी लेवल हो, चाहे वो क्वाटरनरी लेवल हो। अब बात करते हैं प्रोटीन डीनेचुरेशन की। तो प्रोटीन डीनेचुरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्रोटीन जो है वो अपनी स्ट्रक्चर को क्या कर देता है, लूज कर देता है। दैट मीन्स प्रोटीन अपनी फाइनल स्ट्रक्चर से किस में आ जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में आ जाता है। देखते हैं, द प्रोटीन denaturation is the process of destruction of the quaternary, tertiary and secondary structure of proteins by the application of the external force of strong chemical like acid and base। मतलब कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं
जो क्या करते हैं वो प्रोटीन की स्ट्रक्चर को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, मतलब ब्रेक कर देते हैं, जिससे प्रोटीन की क्वार्टरनरी, टर्सरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या से हो जाती है, लूज हो जाती है, मतलब वो टूट जाती है, उसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं और प्रोटीन्स अपनी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर से किस में आ जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ जाता है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में डिस्ट्रॉय द cell activity as most of metabolic pathway require proteins in one of the form of from the others. Denaturation के बाद क्या होता है कि प्रोटीन्स अपने जो वर्किंग परफॉर्मेंस जो होती है उसको क्या कर देता है, लूज कर देता है, मतलब जो प्रोटीन्स का काम होता है वो प्रोटीन्स उस काम को फिर पर्टिकुलरली नहीं कर पाती ड्यू टू डीनेचुरेशन। नेक्स्ट करा था आफ्टर डीनेचुरेशन प्रोटीन एग्जिबिट द रेंज ऑफ प्रॉपर्स लाइक द कन्फर्मेशन चेंज एंड लूज ऑफ स्टेबिलिटी। वही जब डीनेचुरेशन हो जाता है प्रोटीन्स का तो प्रोटीन्स क्या करती है, उसके जो कन्फर्मेशन चेंजेस जो होते हैं वो सब, और जो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो सब क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। नेक्स्ट करा हाइड्रोजन बॉन्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स आर वीक एंड ब्रेक इजिली देन द हीट एंड रेडिएशन। जो प्रोटीन की जो टर्सरी और स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी होती है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा स्टेबलाइज्ड होती है, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो कैसे हैं, वो वीक बॉन्ड है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है, चाहे हीट हो चाहे रेडिएशन हो, हीट और रेडिएशन की वजह से क्या होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, जिससे प्रोटीन जो है वो अपनी टर्सरी स्ट्रक्चर को इजिली लूज कर देता है। डीनेचुरेशन हाउ डज अफेक्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स, डज नॉट अफेक्ट द, जो डीनेचुरेशन प्रोसेस जो होती है उसमें प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर को कोई भी लॉस नहीं होता है, मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन सम केसेस डीनेचुरेशन इज reversible and the proteins can regain their native form once the struggle is removed. However, some case of denaturation is irreversible. ये कहता है कि बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि प्रोटीन्स जो है वो अपनी स्ट्रक्चर्स दोबारा से रिगेन कर लेता है। अगर उस हम एक्सटर्नल फोर्स को या एक्सटर्नल जो भी हमारा एसिड बेस या रेडिएशन या हीट है, अगर उसको हम घटा लेते हैं तो मोस्ट प्रॉपर्ली केसेस में ऐसा होता है कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स भी दोबारा से फॉर्म हो जाती है, जिसको बोला जाता है रिवर्सेबल। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो है प्रोटीन की अगर स्ट्रक्चर एक बार खत्म हो चुकी है, लॉस हो चुकी है, तो वो दोबारा से जो है रिवर्सेबल नहीं होती है, उसको बोला जाता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब बात करते हैं सम ऑफ द न्यूट्रलाइजिंग एजेंट्स इंक्लूड, मतलब कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो डीनेचुरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। इसमें फिजिकल एजेंट्स में आ जाते हैं हीट, रेडिएशन और पीएच। ये तीन ऐसे एजेंट्स हैं जो फिजिकल एजेंट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं जो डीनेचुरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। सेकेंड आ जाते हैं केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स में आ जाते हैं यूरिया सॉल्यूशन विच फॉर्म न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन द प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं और डिटर्जेंट होते हैं। तो ये कुछ ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, जो केमिकल सॉल्वेंट होते हैं या केमिकल एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, डीनेचुरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। तो ये एक पॉइंट हुआ प्रोटीन डीनेचुरेशन, जिसमें प्रोटीन जो है वो अपने नेटिव कन्फर्मेशन को क्या कर देता है, डिसरप्ट कर देता है और अपनी प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में आ जाता है, अपनी फाइनल स्ट्रक्चर्स में। सो आज के लेक्चर में यही सब कुछ है, जिसमें हमने प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, प्रोटीन स्ट्रक्चर में जो रेस्पॉन्सिबल बॉन्ड्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा, और तीसरा जो है क्या चीज़, तीसरा जो है कौन कौन से बॉन्ड जो प्रोटीन स्ट्रक्चर को परफॉर्म करते हैं स्टेबल करने के लिए, और लास्ट जो है डीनेचुरेशन प्रोसेस क्या होती है, उसमें कौन कौन से एजेंट्स जो डीनेचुरेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं वो सब देखा। इसी तरीके से हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और जो है हमसे जुड़ जाएं। आप जो है देखोगे यहाँ पर जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सभी टाइप की वीडियोस आपको यहाँ पर एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में और एक सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।